अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे एमडी कैट का जो सबसे पहला टॉपिक है फोर्स एंड मोशन। बच्चों, हम दो चीज़ें यहाँ पे करेंगे। एक तो हम जो पास्ट एग्ज़ाम हमारे हुए हैं एमडी कैट के, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ आ चुके हैं उन सबको सॉल्व करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही मैं कुछ टेक्निक्स भी आपको बताऊंगा कि अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको आपने कैसे टैकल करना है। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर एमसीक्यूज़ है और पहला टॉपिक भी हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मुतालिक है। तो यहाँ पर कुछ बातें जो आपको याद रखनी है बच्चों। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसा कि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि ये दो पॉइंट है, फ़र्ज़ कर लें ए और बी। इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे तो वो कैसे होगा? इस तरह से स्ट्रेट लाइन की शक्ल में होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है। ठीक है जी, डिस्टेंस जो है वो ऐसे भी हो सकता है। इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। लेकिन अगर हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे होंगे, याद रखें, अगर हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे होंगे तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। लेकिन बच्चों, अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे, फ़र्ज़ कर लें कि आप इस तरह से इस कर्व्ड पाथ के ऊपर जा रहे हैं, तो उस सूरत में हमारा जो डिस्टेंस है आपने याद रखना है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, इसका मतलब है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। अगर आप स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहे तो बच्चों डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। यानी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाए डिस्टेंस से। एक तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। इसका मतलब है कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे डिस्टेंस से, ठीक है, तो बच्चों अगर तो हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहे तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जो रेशो है ये हमेशा 1 से कम होगी। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो एक तो बच्चों आपने यहाँ पर ये पहला पॉइंट याद रखना है। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि आप जैसे मर्जी मूव कर रहे हैं, मसलन दो पॉइंट्स के दरमियान, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, मैं इस तरह से मूव करके ए और बी के दरमियान यूं करके आ रहा हूं। आप जैसे मर्जी मूव कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपने हमेशा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को याद रखना है। और बच्चों आपने एक वेक्टर बनाना है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ ऐसे, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, याद रखिएगा। अभी मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हम मूव कर रहे हैं अराउंड आ सर्कुलर पाथ। बच्चों ये देखें, हम अराउंड आ सर्कुलर पाथ मूव कर रहे हैं। ये हमारे सर्कल का डायमीटर है और इस लाइन को भी आप डायमीटर बुला सकते हो। ठीक है, ये सेंटर है सर्कल का और जो रेडियस है हमारे सर्कल का, ठीक है, यहाँ से हम कलर को चेंज कर लेते हैं जी। ठीक है, ये देखें जी, रेडियस जो है हमारा आर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा रेडियस है, ये आर है। इस तरह से बच्चों ये भी आर है, ये भी आर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आर है। ये हमारा इनिशियल पोजीशन है जिसको हम ए कह लेते हैं। ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट सी है और ये हमारा पॉइंट डी है। बच्चों अब डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान जब आप मूव कर रहे होंगे तो आपने किस तरह से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फ़र्ज़ करें पेपर में इस तरह से एमसीक्यूज़ आता है कि आप एक सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, पॉइंट ए से आप स्टार्ट करते हैं और जिस वक्त आप 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, बताइए उस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो बच्चों ए से बी तक जाते हुए जब आप यहाँ पर बी पे पहुँचेंगे तो आपका ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखें, हम मूव तो अलोंग द सर्कल कर रहे हैं, ये देखें यूं करके, हमारा जो डिस्टेंस है वो तो अलोंग द सर्कल ही है। लेकिन मैंने आपको तरीका समझाया बड़ा सिंपल सा कि जब भी आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपने इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के दरमियान एक वेक्टर बनाना है। ये देखें जी, ये हमारी पॉइंट बी हमारी फाइनल पोजीशन है, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, और ये हमारा वेक्टर बन गया है। इसको अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो बाहर ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा वेक्टर है जो हमने बनाया है
और यहाँ पर जो हमारा यूं करके ये देखें जी, ये भी आर है, ये भी आर है, और बच्चों ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। तो मैंने क्या किया, पॉइंट ए से बी तक मैंने एक वेक्टर बनाया। बच्चों इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब ये मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं, वही मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला, ठीक है, उसके मुताबिक बच्चों एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट भी आर है, प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर वो भी आर है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2r² अंडर रूट, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2r। इसका मतलब है कि ए से बी तक अगर आप मूव करते हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो अंडर रूट 2, हमारे डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, अंडर रूट 2r होगा। लेकिन अगर आप बच्चों ए से सी तक मूव करते हैं, ये देखें आप ए से सी तक मूव करते हैं, ये देखें जी, ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट सी है, ये हमारे सर्कल का सेंटर है, और बच्चों यहाँ पर आप रेडियस भी बना लें, ये हमारा सेंटर है ओ, ये भी आर है और ये भी आर है। अब मुझे बताएं कि हम जब ए से सी तक पहुंचेंगे उस वक्त हमारा जो पार्टिकल है वो कितना एंगल बना चुका होगा विद एक्स एक्सिस 180 डिग्री, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब आपका पार्टिकल 180 डिग्री के एंगल पे पहुंचता है या बनाता है तो बताइए उस वक्त आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि हमें डायग्राम बना के दे दी जाए और कहा जाए कि आप ए से सी तक पहुंचेंगे तो बताइए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब तरीका वही है जो मैंने आपको अभी भी समझाया। आपने क्या करना है बच्चों, ए से सी तक आपने यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के दरमियान एक वेक्टर बनाना है। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर की जाहिर बात है लेंथ के बराबर होगा। इस वेक्टर की लेंथ बच्चों क्या है, ये देखें आर और प्लस आर, अगर दोनों को जमा कर लें तो ये पूरी लेंथ बन जाती है। तो अब हमारे वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो बनेगी 2r, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ है हमारे वेक्टर की वो 2r के बराबर है अगर हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान देखें। इस तरह से बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि हमें यूँ कहा जाए, ठीक है, कि आप पॉइंट सी पे चले गए हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। अगर हम पॉइंट डी पे पहुँचे हैं तो बताइए इस सूरत में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा। बच्चों पॉइंट डी पे हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, वही तरीका है, हम एक वेक्टर बनाएंगे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के दरमियान यूं करके, और इस वेक्टर का, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये देखें जी, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पर जी गौर करें, ये देखें, ये देखें, ये ए है, ये हमारा ओ है, और बच्चों ये हमारा डी है, ठीक है, ये ए है, ये ओ है सेंटर और ये डी है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे डी का, बच्चों वही तरीका है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, डी इज़ इक्वल टू, ये एक्स कंपोनेंट है बच्चों, ये भी आर के बराबर है क्योंकि रेडियस, ये लाइन रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो डी के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो जो मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला है उसी में हम पुट करके तो निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2r। सेम वही आंसर आ गया जो हमारा यहाँ पर इसका आया है, ये वाला, ठीक है। और फ़र्ज़ करें कि आपसे ये कहा जाए कि आप जब यहाँ पर तो आपने 270 डिग्री का एंगल बना लिया ना, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आप 360 डिग्री का एंगल बनाएं सर्कल के अराउंड मूव करते हुए, तो इसका मतलब है कि हम जहाँ से शुरू करेंगे उसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे। तो इस सूरत में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हम उसी पोजीशन पे वापस आ गए और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर कोई वेक्टर नहीं बना सकते। जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया आप उसी पॉइंट पर वापस आ गए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपने जहन में रखनी है, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड। अच्छा जी, कुछ और यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम मूव करें अलॉन्ग द रेक्टेंगुलर पाथ, ठीक है, फ़र्ज़ कर लें बच्चों एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है, ये साइड की लेंथ जो है वो 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, फ़र्ज़ कर लें ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर है। अब आपसे कहा जाता है जी कि आप ए से मूव करते हुए बी पे पहुँचते हैं, तो बताइए जी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है बच्चों। देखें अगर आप ए से बी तक जा रहे हैं तो ए से बी तक आप अपना वेक्टर बनाएं इनिशियल से फाइनल पोजीशन के दरमियान, और इस वेक्टर की जो लेंथ है वही हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो इस वेक्टर की लेंथ वही होगी जो इस साइड की लेंथ है, और वो क्या है 2 मीटर। तो हमारे डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर वो क्या आ गया, 2 मीटर आ गया, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि आप ए से सी पे गए हैं, तो अब गए तो ऐसे हैं कि पहले हम ए से बी पे गए हैं, फिर हम बी से सी पे गए हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अब जैसे अब डिस्टेंस जैसे मर्जी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही तरीके से निकालना है। कैसे,
इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान वेक्टर बना देना है। अब इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन सी है, ये वेक्टर बन गया बच्चों। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। इसी तरह से आपसे कहा जाता है कि जी आप ए से डी पे गए हैं। अब देखें ये ए है और ये डी है, हमें नहीं देखना कि आप कैसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए। हमने इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान एक वेक्टर बनाना है और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे बच्चों, कुछ हिंट्स या कुछ कह लें या कुछ टेक्निक्स थी डिस्प्लेसमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो अभी ज़रा इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं जो पास्ट पेपर में आई हुई है। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग डायामीटर। बच्चों आप मूव कर रहे हैं अलॉन्ग डायामीटर, डिस्प्लेसमेंट हमने निकालना है अलॉन्ग डायामीटर, ठीक है। यानी कि आप मूव तो ऐसे कर रहे होंगे, सारी बात है। ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है और ये लाइन जो है बच्चों ये डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो बच्चों अब देखें, आप मूव तो ऐसे कर रहे हैं, यूं आप यूं यहाँ से यहाँ ऐसे आए हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें तो चाहिए डिस्प्लेसमेंट। और वो उसका तरीका सिंपल है कि ए और बी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान एक वेक्टर बनाएं, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है इसकी जो भी लेंथ होगी वही हमारे डिस्प्लेसमेंट की लेंथ होगी। तो ये जो डायमीटर वाला लेंथ होती है किसके बराबर होती है बच्चों, ये बराबर होती है 2r के, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, 2r। और डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो इस तरह से है, ए से बी तक हम यूं करके गए, ये सेमी सर्कल बन रहा है बच्चों, हाफ सर्कल। तो सर्कल का जो पूरा हमारा सर्कमफेरेंस होता है वो 2πr, यानी कि पूरी लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक कि 2πr होती है, लेकिन हमने हाफ लेंथ कवर की है तो वो क्या होगी, πr। यहाँ पर क्या कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इनकी जो मैग्नीट्यूड है उनकी रेशो निकालें। तो ये देखें, डिस्प्लेसमेंट तो हमने कहा 2r है, टोटल डिस्टेंस अलॉन्ग सर्कल। अब टोटल डिस्टेंस जो है वो ऐसे यहाँ से यहाँ तक वो 2πr लेंथ के बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्टेंस हमारा 2πr ही होगा। तो यहाँ नीचे 2πr पुट करेंगे, जो 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे पाई बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/π। तो यहाँ पर जो सही आंसर है हमारा वो ये है 1/π। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों ये भी हमारा स्पीड के मुतालिक है। यहाँ हमें कहा गया है अर्शद ड्राइविंग डाउन 7th स्ट्रीट। अर्शद कहीं पर भी ड्राइव कर रहा है, ही ड्राइव्स 150 मीटर, यानी कि उसका जो डिस्टेंस है बच्चों वो 150 मीटर है। और कितने टाइम में उसने इसको कवर किया है, 18 सेकंड में कवर किया है। अज्यूमिंग ही इज़ नॉट स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। तो वो जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो हमने निकालनी है। तो बच्चों ये सिंपल ही है, स्पीड जो होती है हमारी दैट इज़ डिस्टेंस ओवर टाइम, ये आ जाएगी हमारे पास 150/18। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है जी। तो जो भी हमारा आंसर आए ये आ जाएगा। क्वेश्चन 3 ये भी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी से रिलेटेड ही है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार मूविंग विद वेलोसिटी दिस, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार यानी कि डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है, उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड इन टाइम्स 2 सेकेंड, और टाइम यहाँ पर क्या है 2 सेकेंड है। और डेसेलरेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है जी। अब देखें हमारे पास वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कनेक्ट करने के लिए 3 जो है वो इक्वेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस कहा गया है, तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। एक तो हम इससे निकाल सकते हैं s = VIT + ½ AT², और दूसरी इक्वेशन है 2AS = VF² - VI²। ये दोनों इक्वेशन जो हैं बच्चों ये डिस्टेंस और वेलोसिटी को कनेक्ट करती हैं। इन दोनों को यूज़ किया जा सकता है क्योंकि हमारा प्रॉब्लम भी वेलोसिटी और डिस्टेंस से रिलेटेड ही है, लेकिन हमने अपने वेरिएबल्स को देखना होता है कि हमें कौन कौन से वेरिएबल अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस तो मालूम करना है, हमें वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अवेलेबल है, हमें टाइम अवेलेबल है, एक्सेलरेशन। तो ये देखें टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है। तो ये वाला रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं। ये नीचे वाला इसलिए नहीं कर सकते कि यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो बच्चों इस रिलेशन को यूज़ कर लें, s = VI। तो VI यहाँ पर है 15 × टाइम है 2 + 1/2। एक्सेलरेशन जो है हमारा वो -2 है और t जो है वो 2 का स्क्वायर है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने से ये हमारा आंसर निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ को आपको पता है लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ जो है उसे हम कहते हैं कि वो डिफाइन करता है फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ डिफाइंस द फोर्स, इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ इज़ अबाउट द फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो फोर्स के मुतालिक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो मैस को डिफाइन करता है, इनर्शिया के मुतालिक है, डिफाइंस द मैस
क्योंकि इनर्शिया मैस ही मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है बच्चों, हमारा जो लीनियर मोशन है उसमें मैस ही मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया है। इस तरह से जो न्यूटन थर्ड लॉ है उसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ये आप यहां से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 है बच्चों, अ स्टोन ऑफ मैस 2 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। बच्चों जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स जहां पर ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी, आप किसी चीज़ को ड्रॉप कर रहे होंगे किसी हाइट से, तो आपने कुछ बातें जो है वो हमेशा याद रखनी है। जब भी कोई चीज़ आप ड्रॉप करेंगे फ्रॉम सम हाइट, ठीक है, फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ से ये हाइट h से आप किसी चीज़ को ड्रॉप कर रहे हैं टुवर्ड द ग्राउंड, तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, अगर आपने उसे पुश नहीं किया, अगर आपने उसे फेंकते हुए पुश नहीं किया, सिंपली ड्रॉप का लफ्ज़ आ गया, तो इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। और इसी तरह से जब आप किसी चीज़ को ग्राउंड से फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो बच्चों उस सूरत में जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, ज़ीरो। और जब ये वापस ग्राउंड पे पहुंचेगा तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वही इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। याद रखें, जब कोई चीज़ ग्राउंड से आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, लेकिन जब ये चीज़ दोबारा ग्राउंड पे रिटर्न होती है तो जिस स्पीड से आपने इसको फेंका था ये उसी स्पीड से वापस आती है, अगर हम एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दें। ठीक है, एयर फ्रिक्शन को हम निगलेक्ट कर दें, तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पर हमने कन्वेंशंस भी बनाए हुए हैं कि अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो जी है दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, और अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जी विल बी पॉजिटिव, क्योंकि आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये कुछ बातें हैं जो आपने यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक और चीज़ है, याद रखें, फ़र्ज़ करें कि मैं किसी चीज़ को फेंक रहा हूँ विद सम इनिशियल वेलोसिटी और वो हाइट h पे पहुँचती है, वहाँ से फिर वो वापस नीचे आती है। बच्चों इसकी फ़्लाइट के दौरान जो पॉइंट्स सेम हाइट पे होंगे, मसलन ये 2 पॉइंट्स हैं, ये सेम हाइट पे हैं, एक पॉइंट अपवर्ड फ्लाइट के दौरान और एक पॉइंट मैंने डाउनवर्ड फ्लाइट के दौरान लिया है। इस तरह ये 2 पॉइंट सेम हाइट पे हैं, इस तरह से ये 2 पॉइंट सेम हाइट पे हैं। ठीक है बच्चों, इन सारे पॉइंट्स पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, चाहे आप ऊपर को जा रहे हैं या आप नीचे को जा रहे हैं, इन पॉइंट्स पर जो स्पीड है हमारे ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये भी आपने नोट कर लेना है। अब इन्हीं पॉइंट्स को जहन में रखते हुए देखते हैं हमें ये प्रॉब्लम क्या दिया गया। ये पास पेपर से प्रॉब्लम है। अच्छा जी, तो अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो हमें यहाँ पर दिया गया है। अभी जो हमने आइडियाज़ डिस्कस किए हैं उसके मुताबिक, तो बच्चों प्रॉब्लम यह है कि अ स्टोन ऑफ मैस 2 kg, स्टोन का जो मैस है बच्चों दैट इज़ 2 kg इज़ ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट। अब देखें, रेस्ट से ड्रॉप किया है तो आपको पता चल गया इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ये 0 होगी, और हाइट जो है ग्राउंड से 5 मीटर है। व्हाट इज़ वेलोसिटी एट 3 मीटर अबव द ग्राउंड, तो फाइनल वेलोसिटी बच्चों मालूम करनी है, और यहाँ पर हम बना लेते हैं इसको। ये देखें जी बच्चों, टोटल हाइट जो है दैट इज़ 5 मीटर, और यहाँ तक जो हाइट है वो है 3 मीटर। तो हमने इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को आप x कह लें, इस पॉइंट के ऊपर हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, जबकि वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो बच्चों ये देखिए टोटल 5 मीटर है, अगर यहाँ तक ग्राउंड से, ज़मीन से यहाँ तक 3 है तो बाकी कितनी होगी, 2 मीटर। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं जी, सिंपल, vf² माइनस vi² इज़ इक्वल टू 2gs। तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, इनिशियल तो 0 है, इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई जी को 10 ले लें, और s डिस्टेंस देखें यहाँ से यहाँ तक आते हुए इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बच्चों, 2 मीटर। तो 2 हो जाएगा, vf² इज़ इक्वल टू 40, अब आप अंडर रूट ले लें बच्चों दोनों तरफ, तो vf इज़ इक्वल टू 6.3 समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा स्लोप के मुतालिक, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैं यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेता हूँ बच्चों। ये हमारे पास वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे और टाइम है हमारे पास एक्स एक्सिस पे। बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है, ये स्लोप हमें क्या देती है, ये हमें एक्सेलरेशन देती है। सो स्लोप इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये जो मैंने बनाया है, ये यहाँ पर देखें हमारी स्लोप का जो एंगल है वो कांस्टेंट है। अगर एंगल कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पर यूनिफॉर्म है। ठीक है,
लेकिन हमें कहा गया है कि जी स्लोप सेम नहीं है, बल्कि वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं। एक तो स्लोप ऐसे बन सकती है बच्चों, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट स्लोप यूँ बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा चलें पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है बच्चों। अगर इस तरह से स्लोप बनी है तो अब ये देखें हमारा जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, ये देखें यहाँ पर, फिर आप यहाँ पर बना लें, फिर आप यहाँ पर बना लें, ठीक है। अब ये जो एंगल है देखें, एंगल इंक्रीज़ हो रहा है जो हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर एंगल इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है स्लोप इंक्रीज़ हो रही है, और स्लोप इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी जो स्लोप है वो कुछ इस तरह की हो, ये देखें इन डिक्रीजिंग स्लोप, यूँ करके यूँ, ये जो मैंने बनाई है ये इंक्रीजिंग स्लोप है, ये वाली इंक्रीजिंग स्लोप है बच्चों, ये डिक्रीजिंग स्लोप है। अब डिक्रीजिंग स्लोप में अगर आप एंगल को देखेंगे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, तो एंगल जो है यहाँ पर देखें बच्चों आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अगर एंगल डिक्रीज़ हो रहा है तो मतलब स्लोप डिक्रीज़ हो रही है, और स्लोप डिक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन ही हो सकते हैं, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी, लेकिन हमें चूज़ करना है जो हमें अवेलेबल है उसमें से जो सूटेबल है। तो इसमें इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन वाला ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो नहीं है, एक्सेलरेशन एवरेज भी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है, तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। अब वो इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंक्रीज़ का ऑप्शन है, तो यही हम चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, इफ़ दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मैसेज बराबर हैं, मूविंग टुवर्ड ईच अदर विद सेम स्पीड, उनकी स्पीड भी सेम है और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है जी, सेम स्पीड और सेम मैस के साथ, ठीक है। देन व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंटम आफ्टर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। बच्चों अगर इनका हेड ऑन कोलिजन हो जाता है तो इनका फाइनल मोमेंटम क्या होगा। बच्चों हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर अप्लाई करना है, उसके मुताबिक जो इनिशियल मोमेंटम होना चाहिए वही फाइनल होगा। अभी फाइनल तो हम नहीं निकालते, हम इनिशियल निकाल लेते हैं। अगर इनिशियल मोमेंटम देखा जाए तो ये बराबर होगा मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी। ये हो गया मोमेंटम ऑफ ए और ये हो गया मोमेंटम ऑफ बी। मोमेंटम बच्चों किसके बराबर होता है, मैस इंटू वेलोसिटी प्लस मैस इंटू वेलोसिटी, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए किसी एक की वेलोसिटी हम नेगेटिव कर देंगे। इनको जमा करें तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम जीरो आ गया, इट मीन्स फाइनल मस्ट बी जीरो। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हमारे पास आ गया जी द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। बच्चों मैंने अभी भी हमने पीछे पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, अगर आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लें, ठीक है बच्चों, अगर तो आप मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में तो जो मैग्नीट्यूड हमारा डिस्टेंस का है वही डिस्प्लेसमेंट का है, इस रेशो का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे तो याद रखें डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा कम होगा। जब डिनोमिनेटर हमेशा ज़्यादा होगा, अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे तो ये जो रेशो है बच्चों, ये रेशो लेस देन 1 होगी। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड लिया जाए, ऊपर डिस्प्लेसमेंट को रखा जाए, नीचे डिस्टेंस को रखा जाए, तो ये रेशो कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, हमेशा 1 से लेस होगी या 1 के बराबर होगी। डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं या आप स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे। तो आंसर क्या होगा बच्चों, इक्वल और लेस देन 1। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, इफ़ अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, देखें जी फोर्स हमारी 12 न्यूटन है, एक्ट्स ऑन अ कार एंड चेंजेस द मोमेंटम फ्रॉम 36 टू 60। तो मोमेंटम में जो चेंज है बच्चों वो होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल यहाँ पर 60 न्यूटन सेकेंड है और इनिशियल जो है वो 36 न्यूटन सेकेंड है। तो बच्चों आंसर क्या आ गया, 24 न्यूटन सेकेंड। ये आ गया चेंज इन मोमेंटम, और फोर्स भी गिवन है, टाइम निकालना है बच्चों। तो हमने पढ़ा कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है उसके मुताबिक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यहाँ से अगर टी निकाला जाए तो ये आएगा डेल पी ओवर एफ। तो डेल पी यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या निकला है 24 और एफ है 12। तो बच्चों आंसर क्या आ गया 2 सेकेंड, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इलास्टिक कोलिजन के मुतालिक क्वेश्चन है, ये बड़ा सिंपल सा है, इसको आप खुद ही कर सकते हैं जी बच्चों। अब आ जाए ज़रा प्रोजेक्टाइल पे। प्रोजेक्टाइल को पढ़ने से पहले ज़रा 2-3 बातें जो प्रोजेक्टाइल से मुतल्लिक हैं वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ आपके साथ। जो सिंपल बातें हैं ना कि प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो हमेशा पैराबोला होती है, प्रोजेक्टाइल का मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। ये सारी बातें जो है वो आपको पता है, ठीक है। मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करूँगा आपके साथ, कुछ टेक्निक डिस्कस करूँगा।
तो बच्चों सबसे पहले आप याद रखिए प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, ज़रा इसकी बात कर लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास यहाँ पर दो प्रोजेक्टाइल्स हैं। ठीक है बच्चों, एक ये ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट बी। ठीक है बच्चों, इन दोनों को हमने सेम टाइम पे ड्रॉप करना है, लेकिन ऐसे कि जो ऑब्जेक्ट बी है ना, इसको हमने एक्स एक्सिस में कुछ वेलोसिटी देनी है, यानी कि इसकी वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो कुछ ना कुछ हम उसको देंगे, वो नॉन ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसको हम ड्रॉप करेंगे सिंपली यहाँ से ऐसे करके। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों की जो फाइनल वेलोसिटीज़ होंगी ना, आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट प्लस फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। बच्चों याद रखें, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है ये तो रहता है कांस्टेंट, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो वी एक्स पे डिपेंड नहीं करता। इस पूरी फ्लाइट के दौरान जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है बच्चों ये चेंज होता रहता है, हर पॉइंट पे डिफरेंट होता है, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो वी वाई पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि जब ये दोनों ज़मीन पर पहुंचेंगे तो इनके ज़मीन पर पहुंचने का टाइम हम इन दोनों की वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट से निकालेंगे, ना कि एक्स कंपोनेंट से। तो बच्चों देखें, जब शुरू में हमने ऑब्जेक्ट ए को ड्रॉप किया तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो ज़ीरो है, और ऑब्जेक्ट बी जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी ज़ीरो है। ठीक है, हमने बी को वेलोसिटी ज़रूर दी है शुरू में, लेकिन हमने उसको वेलोसिटी दी है एक्स एक्सिस में, वाई में नहीं दी। इसका मतलब है कि दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो ज़ीरो है या सेम है, इसलिए अब जो ऑब्जेक्ट बी है ये यूं करके पैराबोला बनाते हुए नीचे ज़मीन पर पहुंचेगा, और ऑब्जेक्ट ए जो है ये स्ट्रेट लाइन में ज़मीन पर पहुंचेगा। लेकिन मज़े की बात है कि दोनों ज़मीन पर सेम टाइम में पहुंचेंगे, लेकिन दोनों की वेलोसिटीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ये आपने बच्चों याद रखना है। क्लियर हो गया? ठीक है, अगर ना समझ आए तो इसी को दोबारा रिवाइज कर लें। अब एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, अब दो ऑब्जेक्ट से पहले की तरह ही ऑब्जेक्ट ए है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास बी। बच्चों ऑब्जेक्ट ए को हम यूं ड्रॉप करते हैं ग्राउंड की तरफ, और इसको हम इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं v, जबकि ऑब्जेक्ट दूसरा जो है बी उसे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बी को हम उसी वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंक देते हैं यूं करके। ठीक है, सेम वही वेलोसिटी दी है हमने इसको भी। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों ग्राउंड पर डिफरेंट टाइम पे पहुंचेंगे, ये तो तय है। ठीक है, लेकिन मज़े की बात है कि दोनों की जो फाइनल वेलोसिटीज़ हैं वो क्या होंगी, वो सेम होंगी। क्यों सेम होंगी बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, जब ये यहाँ पहुँचेगा अपनी मैक्सिमम हाइट पे तो इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। जब ये वापस नीचे आएगा, नीचे आते हुए जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा जिस पॉइंट से हमने इसे फेंका था, तो इसकी वेलोसिटी दोबारा से क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो इस पॉइंट से जब हमने a को फेंका था तो उसकी वेलोसिटी भी v ही थी। तो जब ये ऊपर जाने वाला यहाँ इसी पॉइंट से नीचे की तरफ आएगा तो उसी वेलोसिटी के साथ उसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा जिसके साथ हमने a को फेंका है। सो दोनों की वेलोसिटीज़ जो हैं वो सेम हो जाएंगी, इसलिए जब ये ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो इनकी फाइनल वेलोसिटीज़ भी सेम हो जाएंगी। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर एक और बात हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर तो हमने ये कहा कि हमने दोनों को सेम वेलोसिटी दी, एक को ऊपर फेंका एक को नीचे फेंका एक ही पॉइंट से। लेकिन अगर थोड़ी सी सिचुएशन हम चेंज कर लें यहाँ पर, ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को सिंपली ड्रॉप करते हैं यहाँ से, यानी कि उसको हम इनिशियल वेलोसिटी 0 देते हैं, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसे हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं विद सम वेलोसिटी v। ठीक है, अब जब ये ग्राउंड पे पहुँचेंगे तो दोनों की स्पीड भी डिफरेंट होगी और दोनों का जो टाइम है वो तो डिफरेंट ही होगा। ठीक है बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो हैं आपने अपने जहन में रखने हैं। अभी मज़ीद हम आगे डिस्कस करते जाते हैं जो जो हमारे पास प्रॉब्लम आते जाते हैं। अभी बात कर लेते हैं रेंज की। बच्चों रेंज जो होती है ये मैक्सिमम होती है एट 45 डिग्री, क्योंकि रेंज के फार्मूले में आपको याद है vi² sin 2 थीटा ओवर g आता है। ठीक है बच्चों,
अब साइन 2 थीटा ये 45 पे मैक्सिमम होता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे थीटा 45 पुट करूँगा ना तो साइन 2 थीटा जो है, साइन 2 थीटा बराबर होगा साइन 90 के, और साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, यहाँ पे क्या होती है 1 होती है। बच्चों अगर आप एंगल 45 से इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, दोनों सूरतों में ये जो साइन 2 थीटा है इसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि रेंज 45 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, अगर मैं 45 से ज़्यादा करूंगा एंगल तो भी रेंज कम होना शुरू हो जाएगी, और 45 से एंगल कम करूंगा तो भी रेंज कम होना शुरू हो जाएगी। ये बात आपने जहन में रखनी है। उसके बाद अगर हाइट की बात की जाए तो मैक्सिमम हाइट जो होती है ये बराबर होती है हमारे पास vi² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। बच्चों इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू vi साइन थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2g। अब ज़रा प्रॉब्लम को देखें। हाइट जो है ये डिपेंड कर रही है इनिशियल वेलोसिटी पे और एंगल पे, ठीक है। देखें, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ फिक्स वेलोसिटी। बच्चों vi कांस्टेंट कर दें। व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ज़्यादा करते हैं 45 से, तो बताइए रेंज क्या होगी और हाइट क्या होगी, ठीक है। बच्चों रेंज जो है आपको पता है ये बराबर होती है vi² साइन 2 थीटा ओवर g। बच्चों ये साइन 2 थीटा है, अगर मैं एंगल 45 से ज़्यादा करूंगा ना तो साइन 2 थीटा कम होना शुरू हो जाएगा, तो रेंज क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं अगर एंगल 45 से ज़्यादा करूंगा, ये सिंपली साइन थीटा है बच्चों, ये साइन 2 थीटा है, ये सिंपली साइन थीटा है। अगर मैं एंगल 45 से ज़्यादा करूंगा तो जो सिंपल साइन थीटा ना इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। इसका मतलब है कि हाइट इंक्रीज होगी लेकिन रेंज डिक्रीज होगी। ये देखें, हाइट इंक्रीज होगी बच्चों लेकिन रेंज डिक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है बच्चों, आपको पता है कौन सा मिसाइल जो है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, अनपावर्ड होता है और अनगाइडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको पता ही है क्या होता है। और क्वेश्चन 14 है इन ऑर्डर टू डिटरमिन द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे बच्चों, ये एक्चुअल इक्वेशन है, बाकी सारी सिंपल आप बता सकते हैं, कोई इसमें चीज़ टेक्निकल नहीं है। तो बच्चों MD-CAT में जो है बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें भी नहीं होती, टेक्निकल ज़रूर होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होती। इसलिए मैं अपने लेक्चर्स में कोशिश करूँगा कि मैं टू द पॉइंट रहूँ, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा मैं आपको इंडियन किताबों से छापे मार के जो है वो MCQs के और बहुत मुश्किल चीज़ें आपको ना करवाना शुरू कर दूँ, ठीक है। जो पाकिस्तानी हमारा सिलेबस है और उसके मुताबिक जो टेक्निकल चीज़ें हैं वही इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे और कंसाइज रहेंगे। तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।